नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को आसानी से 57 रन से हराकर फिर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गए हैं। मुंबई की अब 6 मैचेस में से 4 जीत हैं और अब तक लीग में लगातार 3 मैच जीतने वाली वो इकलौती टीम बन गई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी लीग में लगातार 3 मैच हार चुके हैं। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब ने भी लगातार 3 मैचों में शिकस्त खाई थी। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 193 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने मुंबई के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी की। तकरीबन 170 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 47 गेंदों पर 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से 79 रन का स्कोर किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 35, क्विंटन डी कॉक ने 23 और हार्दिक पांड्या ने आक्रामक 30 रन की पारी खेली। जीत के लिए 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 4 विकेट सिर्फ 42 के स्कोर पर गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए। स्मिथ ने सिर्फ 6 रन बनाए और लुमरोर 11 रन बनाकर आउट हो गए। बटलर ने 70 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत न दिला सके। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने यादगार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट लिए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, अब लगता है कि मुंबई इंडियंस ने अपनी जो लय है वो अच्छी तरीके से पकड़ ली है। बहुत ही आसान जीत और राजस्थान रॉयल्स के पास कोई जवाब ही नहीं था मुंबई इंडियंस का। जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तेली, वो वाली अवस्था इस समय राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि शारजा के मैदान के बाहर उनके बल्ले नहीं चल रहा, चाहे संजू सैमसन हो, स्टीव स्मिथ हो। हालांकि जोसेफ बटलर ने आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन एक तरफ मुंबई की टीम है जो सर्वगुण संपन्न टीम है। मेरे को उसमें कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती। अब जो सबसे अहम बात तो मुंबई में है कि एक खिलाड़ी उनका मैच विनर नहीं, सारे 11 के 11 मैच विनर। अगर आप देखिए, कभी रोहित शर्मा रन करते हैं, कभी डीकॉक रन करते हैं, कभी सूर्य कुमार यादव रन करते हैं, कभी ईशांत किशन रन करते हैं, कभी पोलार्ड करते हैं या हार्दिक करते हैं या कुणाल करते हैं। तो उनके पास सारे मैच विनर अगर मैं कहूँ, और गेंदबाजी में भी वही अवस्था, तो निश्चित रूप से सर्वगुण संपन्न टीम है और उनके सामने राजस्थान बहुत फिसड्डी दिखाएगी, खासकर जब आप पावर प्ले में 3 विकेट गवा देते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुंबई की अगर आप बैटिंग को अब तक देखें तो शायद ही कोई ऐसा बैट्समैन होगा जो लगातार हर मैच में चला हो। बीच बीच में चलते हैं लेकिन बढ़िया नॉक्स खेलते हैं और यही वजह है कि मुंबई अब लगातार बेहतर कर रही है। लेकिन राजस्थान तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, लगातार तीसरी पराजय है उनकी इस लीग के अंदर। संजू सैमसन, स्मिथ पहले 2 मैचेस में चलने के बाद के 3 मैचेस में चले ही नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उनको शारजा का ग्राउंड ही रास आता है। शारजा के बाहर ना तो उनको दुबई का ग्राउंड रास आ रहा है, ना ही आबू धाबी का, क्योंकि शारजा का छोटा ग्राउंड शायद बहुत सूट कर रहा था। और संजू सैमसन, जिनके बारे में हम सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हर जो आलोचक है उसका जवाब देना होगा कि मैं बड़े ग्राउंडों में भी स्कोर करता हूँ। और स्मिथ को शायद थोड़ा संयम से खेलना होगा, वो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी प्रकृति के विपरीत बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जोसेफ बटलर की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका अंदाज नहीं है ये, या उनकी शैली नहीं। तो उनको थोड़ा संयम से खेलना होगा अगर राजस्थान रॉयल्स को बेहतर करना है। अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करें तो मुंबई की गेंदबाजी भी बहुत कसी हुई है, न सिर्फ इस मैच में बल्कि हर मैच में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। खासतौर से बुमराह, उन्होंने आज सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। देखिए, बुमराह हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। हम सब जानते हैं 2020 या वनडे क्रिकेट के चैंपियन बॉलर। तो निश्चित रूप से अभी तक वो लय नहीं पकड़ रहे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है उनकी रिदम, उनकी लय वापस आती चली जा रही है। और आज जो सबसे अहम बात मुंबई इंडियंस ने की कि उन्होंने नया बॉल बुमराह से करवाया, जो इससे पहले पैटिसन से करा रहे थे और बुमराह से
वन चेंज ला रहे थे, और वो काफी बढ़िया साबित हुआ, क्योंकि वो गति, वो मूवमेंट, और जिस तरह उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, वो काबिल तारीफ। आईपीएल में आज 21वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल से 18 रन से हारे थे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से पराजित किया था। रिपोर्ट के साथ सुनील तनेजा। ऊंची दुकान और छोटे पकवान की कहावत कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद ये टीम अब तक वो नहीं कर सकी जिसकी इससे उम्मीद की जा सकती है। उधर दूसरी तरफ सामने चेन्नई की टीम है जिसने पिछले मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की है। ये मैच कप्तान दिनेश कार्तिक के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जो कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर इस सत्र में अभी तक नहीं चल सके हैं। केकेआर की टीम में इंग्लैंड के विश्व विजेता कैप्टन ऑयन मॉर्गन शामिल हैं, लेकिन कप्तानी दिनेश कार्तिक के ही पास है, और अफसोस कि उन्होंने अब तक पूरी तरह निराश किया है। कार्तिक अभी तक 4 मैचेस में सिर्फ 37 रन ही बना सके हैं। उनके कुछ फैसले भी गलत साबित हुए हैं, जिससे वे आलोचनाओं के शिकार भी हुए हैं। बिग बैश लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉम बेंटोन की जगह सुनील नरेन से ही पारी की शुरुआत कराते रहे, जबकि नरेन कतई फॉर्म में नहीं है। वहीं बेंटोन की तुलना केविन पीटरसन से की जाती है। नरेन ने 4 मैचों में सिर्फ 27 रन बनाए हैं और अब बदलाव की सख्त जरूरत है। ऐसे में कार्तिक की उपयोगिता तब और बढ़ सकती थी जब वो पारी की शुरुआत के ऑप्शन पर भी विचार करते। नरेन का शुरुआत में ही नहीं चलना टीम पर दबाव बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं। केकेआर के पास कई अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन कार्तिक उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। वहीं पैट कमिंस के खराब फॉर्म ने भी चिंता बढ़ा दी है। शारजा में भले ही टीमें 200 के पार रन बना रही हों, लेकिन करीबी मुकाबलों में गेंदबाजों का प्रदर्शन निर्णायक साबित होता है। कार्तिक को अपने गेंदबाजों पर भरोसा करना होगा, खासकर भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव पर। उनका अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, और दिल्ली के खिलाफ मैच में तो वो टीम में भी नहीं थे। दूसरी ओर चेन्नई की टीम लगातार 3 हार के बाद लय में लौट रही है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम अब टॉप 4 में जगह बनाने को बेताब होगी। धोनी ने शेन वॉटसन पर भरोसा बनाए रखा, जिन्होंने पिछले मैच में 53 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ वॉटसन और फाफ डू प्लेसी के बीच रिकॉर्ड 181 रन की साझेदारी की मदद से चेन्नई ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। एक बड़ी जीत के बाद इस मुकाबले में उतरते हुए चेन्नई के हौसले बुलंद होंगे। देखना होगा कि कोलकाता आज उनका सामना किस तरह से कर पाती है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। और अब कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले जाने वाले इस मैच के दिलचस्प आंकड़े स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन से। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा रहा है। दोनों के बीच हुए 20 मैचों में से 13 में चेन्नई ने जीत दर्ज की है, जबकि कोलकाता को 7 मैचों में जीत मिली है। पिछले 6 मैचों के परिणाम सामने रखे तो चेन्नई ने 4 में और कोलकाता ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। मज़े की बात है कि दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 5 मैचों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है। चेन्नई और कोलकाता के बीच जो अंतिम मैच खेला गया उसमें कोलकाता के क्रिस लिन ने 82 और चेन्नई के सुरेश रैना ने 58 रन बनाए थे, जबकि चेन्नई के इमरान ताहिर ने 4 विकेट लिए थे। यह भी संयोग है कि ये तीनों खिलाड़ी इस सत्र में एक भी मैच नहीं खेला है। रैना तो लीग से बाहर ही हो गए हैं। आज के मैच में महेंद्र सिंह धोनी के लिए फिर एक उपलब्धि हासिल करने का अवसर है। सीएसके की ओर से खेलते हुए धोनी 51 रन बनाते ही 4000 रन पूरे कर लेंगे। चेन्नई के लिए सुरेश रैना ही उनसे ज़्यादा रन बना सके हैं। डुप्लेसिस भी चेन्नई के लिए 2000 रन पूरे कर सकते हैं। अब तक उन्होंने 1921 रन बनाए हैं। इसी तरह अंबाती रायडू को चेन्नई के लिए 1000 रन पूरे करने के लिए 37 रनों की ज़रूरत पड़ेगी। ड्वेन ब्रावो अब तक आईपीएल कैरियर में 147 विकेट ले चुके हैं, यानी 3 विकेट लेते ही ब्रावो आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। इसके अलावा ब्रावो आईपीएल कैरियर के 1500 रन भी पूरे कर सकते हैं। उन्हें केवल 17 रन बनाने होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के योन मॉर्गन भी आईपीएल में 1000 रन बनाने के करीब हैं।
मॉर्गन को इसके लिए सिर्फ 10 रन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मॉर्गन ने आज बल्लेबाजी की तो उनके लिए यह 50वीं IPL पारी होगी। इसके अलावा 1500 रनों का आंकड़ा छूने के लिए आंद्रे रसेल को भी 52 रन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज का मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। दोनों के बीच IPL इतिहास में अबू धाबी में पहली बार टक्कर होगी। रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल अफगानिस्तान के ओपनर नजीब तारकाई का निधन हो गया है। काबुल के एक अस्पताल में नजीब ने कल आखिरी सांस ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। 29 साल के नजीब आक्रामक बल्लेबाज थे। यही वजह है कि उन्हें T20 क्रिकेट में पहले मौका मिला था। इसके बाद वे वनडे क्रिकेट भी खेले। उन्होंने 12 T20 मैचेस में कुल 258 रन बनाए थे। ICC ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नजीब को श्रद्धांजलि दी। नजीब नागरहर प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए काबुल भी लाया गया था। यूक्रेन की तीसरी वरीयता प्राप्त एरिना स्वितोलिना फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। रोलांड गैरोस में कल देर शाम खत्म हुए मुकाबले में स्वितोलिना को अर्जेंटीना की अनसीडेड नादिया पोडोरोस्का ने आसानी से 6-2, 6-4 से हरा दिया। पोडोरोस्का मूलतः यूक्रेन की ही रहने वाली हैं और उनकी बेस्ट रैंकिंग 130 रही है। पोडोरोस्का फ्रेंच ओपन के इतिहास में ऐसी पहली क्वालिफायर हैं जो फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। उधर तीसरे दौर में सबलेंका को हराने वाली ट्यूनीशिया की ऑन जबेर अमेरिका की डेनियल कॉलिंस से चौथे दौर में 3 सेट तक चले मुकाबले में हार गई। पुरुष वर्ग में स्पेन के पाब्लो कोरेनो बुस्ता क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने चौथे राउंड में जर्मनी के अनसीडेड डेनियल अल्टमायर को 6-2, 7-6, 6-4 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंग्लिश प्रीमियर लीग में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम के कोच पर अब सैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड को टॉटनहम के हाथों तकरीबन आधा दर्जन गोल से शिकस्त मिली थी। ये टीम लास्ट सीजन में भी रेलीगेशन से बची थी। इंग्लैंड में पिछले 67 साल में कोई फॉर्मर चैंपियन इतनी बुरी तरह से हारे हैं। रिपोर्ट अभिषेक झा से। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ओले गनर सोल्शायर की अब मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही, जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि मॉरिजियो पोचेटिनो किसी भी वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड के एज ए कोच वो भार संभाल सकते हैं। लेकिन अभी भी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि ओले गनर सोल्शायर हो सकते हैं कि नवंबर तक उनको मौका दिया जाए और अगर इस बीच में टीम ने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखाए, कुछ मैचेस अच्छे मैचेस नहीं जीते, तो फिर उनका सैक होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। क्योंकि मॉरिजियो पोचेटिनो से पहले भी बातचीत होती रही है और वो भी ड्रीम डेस्टिनेशन कहते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। यूनाइटेड भी उन्हें कभी लाना चाहती थी लेकिन टॉटनहम के साथ वो बिजी थे। चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचे, उसके बाद से उन्होंने छुटकारा लिया और अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका जो नया डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन ओले गनर सोल्शायर के लिए मुश्किलें ये हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं और शुरुआत के मैच में देखिए क्रिस्टल पैलेस से 3-1 से हारी। इसके अलावा वो जो लास्ट मैच उनका हुआ था टॉटनहम हॉटस्पर से, उसमें 6-1 से हारी है। एक मैच वो जीती थी ब्राइटन के अगेंस्ट और उसमें 3-2 से उन्हें जीत नसीब हुई थी। अगला मैच उनका सैटरडे को है, यानी कि 17 तारीख को खेला जाएगा और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, और उसमें उनका सामना होगा न्यूकैसल यूनाइटेड से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में यूनाइटेड की टीम यूनाइटेड होकर फुटबॉल खेल पाएगी, क्या वाकई में जो उनके खिलाड़ी हैं वो इकट्ठे होकर अपने कोच को बचा पाएंगे ओले गनर सोल्शायर को, ये देखना दिलचस्प होगा। अदरवाइज मॉरिजियो पोचेटिनो बहुत क्लोज हैं, यूनाइटेड उन्हें साइन किसी भी वक्त कर सकती है। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।